स्वागत है आप सभी का इंडिया एक्सप्लेन टी पर। आज जिस कहानी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो मेरी वन ऑफ द फेवरेट कोरियन ड्रामा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुंदर है और इसको जिस तरीके से बनाया गया है वो देखकर आप लोगों को बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कहानी की शुरुआत हमारे हीरो स्वेग से होती है, जो एक ऊंची बिल्डिंग पर राइफल लेकर खड़ा है। दूर एक आदमी अपनी क्रश के साथ डेट पर आया है, लेकिन लव कन्फेस नहीं कर पा रहे दोनों। सियोक शूट कर देता है, ये लव एरो होता है, सेम फीमेल के साथ भी करता है और दोनों ने एक दूसरे को लव कन्फेस कर दिया। सियोक एक कपिड है, कपिड गॉड ऑफ लव लस्ट अट्रैक्शन। इनका काम होता है दो प्यार करने वालों को मिलवाना है, और ऐसा तुम लोगों ने रियल लाइफ में नहीं देखा होगा क्योंकि ये दिखते नहीं है। 500 साल पहले मिले एक श्राप की वजह से इसने अपनी विंग्स खो दी, वरना इसकी बड़ी बड़ी दो व्हाइट कलर की पंख हुआ करती थी, और अब नॉर्मल ह्यूमन बन के अपने 3 दोस्तों के साथ रहता है। और एक दोस्त चुल, इसको तो ऐसा श्राप मिला है कि यह कुत्ता बन गया होता है। सियोक का दोस्त बहुत आलसी है, घर को गंदा करके रखते हैं। डॉग फ्रेंड तो फ्लोर पर ही पोटी कर देता है। सियोक इन्हें डांटता है पर इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सियोक इनका सर्वेंट बनकर रहता है, क्योंकि इसका मानना है कि 500 साल पहले जो श्राप मिला है और सियोक की वजह से इन चारों को मिला है। चारों लव एंजल एक मिशन पर गए हुए थे। सर्वेंट एंड प्रिंस को लव एरो मारने आए थे, लेकिन इन लोगों ने एरो को मिस कर दिया और वहां अचानक पता नहीं कहां से इनके ऊपर हमला हो गया था। और सियोक इस सर्वेंट को बचाने के लिए एरो खुद पर ले लेता है, और इसी वजह से इनके विंग्स जल गए थे। जिसने एरो चलाया था वो चुल था और उसको डॉग बनने का श्राप मिला है, और अब 500 साल बाद से ह्यूमन वर्ल्ड में फंसे हुए हैं। इनके पास एक एरो है जिसके गोल्डन होते ही इनका श्राप खत्म होगा और ये वापस अपने एंजल वर्ल्ड में चले जाएंगे। लेकिन वो एरो धीरे 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 गोल्डन होता है, लेकिन जैसी कुछ गलती करते हैं लोग ये वापस से काला होने लग जाता है। सियोक टाइम टू टाइम डॉग को वर्क पर भी लेकर जाया करता है। इन्होंने कई एरो चला चला के कई प्यार करने वालों को मिलवाया है, और ये काम ये न जाने कई सैकड़ों सालों से करते आ रहे हैं। और अगले दिन हम अपनी हीरोइन बेक को देखते हैं, जो डॉग क्लिनिक चलाती है। बहुत सुंदर है, इसलिए एरिया में सभी मेंस ने डॉग खरीद लिया और यहाँ पर आए दिन आके चक्कर लगाते रहते हैं। लड़कियां बेक से काफ़ी जलती हैं क्योंकि बेक बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। एक नर्स बताती है कि बेक श्रापित है, इसका खूबसूरती होना श्राप है। जिससे भी डेट करती है उसकी लाइफ खराब हो जाती है। इसका पहला प्यार बचपन में था, उस लड़के की फिंगर टूट गई थी। सेकेंड लव मिडिल स्कूल में हुआ, उस लड़के को बिजली लग गई थी। थर्ड लव यूनिवर्सिटी में हुआ था, इसका बॉयफ्रेंड सीढ़ियों से गिर के अधमरा हो गया था। और फोर्थ लव एक बिजनेसमैन था जिसने फर्स्ट डेट पर ही ऑलमोस्ट चौक कर दिया था और मरते मरते बचा था। तभी से बेक ने कसम खा ली थी कि ये आज के बाद किसी से कभी प्यार नहीं करेगी। और 3 साल पहले एक फॉर्चून टेलर से मिली, जिसने इसको बताया कि 500 साल पहले तुमने एक पाप किया था, तुम्हें श्राप मिला है और उससे बाहर आने का एक ही उपाय है, इसे माउंटेन के ऊपर 1000 बार चढ़ना होगा। और आज बेक का 995 टाइम्स है इस माउंटेन के ऊपर। वापस जाते हुए इसकी नज़रें हमारे हीरो सियोक पर जाती है। वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है कि बेक खुद को रोक नहीं पाती उसको देखने से। अप्रोच करना चाहती है लेकिन डरती है एक श्राप की वजह से। सियोक भी माउंटेन और फ्लावर लेकर आया है, किसी की याद में ही आया करता है, लेकिन किसकी याद में ही हम आगे देखेंगे। बेक अपनी फ्रेंड के साथ अपार्टमेंट में रहती है। आज खुश हो रही होती है कि बस और 5 राउंड माउंटेन के लगा दूं, फिर मेरा श्राप हट जाएगा और मैं फाइनली अपने सोलमेट से मिल पाऊंगी। अगले दिन सियोक अपने फ्रेंड्स को एक फैंसी रेस्टोरेंट में लेकर आता है, जहां पर सिर्फ अमीर और फेमस लोग ही आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ की डिशेस काफ़ी महंगी होती है। रेस्टोरेंट ओनर इनके सीक्रेट जानता है, वो खुद सर्व करता है, बिल पे करता है इनके, क्योंकि ओनर के जो पिताजी थे वो कपिट के बारे में जाना करते थे। इन्हीं कपिट ने इनके दादा के दादा के दादा के दादा के दादी को दादी से मिलवाया था। मतलब सुन, कई जनरेशन से ये लोग मदद करते आ रहे, क्योंकि इनके लड़कियां ऐसे इंप्रेस नहीं हुआ करती थी, तो कपिट तीर मार कर इनकी जनरेशन को आगे बढ़ाते थे और लव मैरिज करवाया करते थे। इसलिए ओनर अब कपिट की हेल्प कर रहे हैं। आयरा सियोक वापस माउंटेन आया होता है, इसकी कार ब्लॉक कर दी है किसी ने। वहीं पास के रेस्टोरेंट में जाता है पूछने के लिए कि किसकी कार है। वहां पर बेक सोजू के नशे में दिखती है, सियोक को बोलती है बेबी और बेहोश हो जाती है। ओनर बोलती है कि तुम्हें इसने बेबी बोला, तुम इसका बॉयफ्रेंड हो तो इसका बिल पे कर दो, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। सियोक ना चाहते हुए भी बिल पे करता है। अब बेक को गाड़ी में रखता है। अब इसको घर नहीं पता तो पुलिस स्टेशन में ले जाकर छोड़ देता है। उसी रात पुलिस को सेम माउंटेन पर 2 लड़कियों की डेड बॉडी मिली होती है, जमीन में दफन हुई। पहचान से पता चलता है कि दोनों को 30 साल पहले मार कर गाड़ दिया गया था। और कहानी में आता है अब मजा। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि सियोक की पहली मोहब्बत थी, जिसे ये 30 साल से खोज रहा है, और अब उसकी डेड बॉडी मिली है। ये स्कार्फ सियोक ने ही दिया था इसको। इसे याद है कि लड़की ने उस दिन इसको पहना था और सियोक से बोल रही थी कि तुम मुझे माउंटेन पर मिलना, मेरा वेट करना, मैं आऊँगी तुमसे मिलने के लिए। जहाँ पर ये दोनों लव कन्फेस करने वाले थे। पहले फ़ोन नहीं हुआ करते थे। सियोक ने वहाँ पर पूरी रात इंतजार किया उसका, लेकिन वो नहीं आई। जब वो घर पे आई
तो पता चला कि वो किडनैप हो गई है, फैमिली रो रही है और उसकी लाश अब 30 साल बाद उसी माउंटेन पर गड़ी हुई मिली है। ये मिस्ट्री होती है बहुत बड़ी। वापस प्रेजेंट में श्योक पुलिस के साथ वहीं पर गया होता है जहाँ पर उसकी बॉडी मिली है। रो रहा होता है, मैं नहीं जानता था कि तुम्हारी बॉडी इतने साल से यहाँ पर दफन है, मुझे माफ कर दो। इधर बेक को होश आ गया होता है, कुछ याद नहीं आ रहा है, इसलिए माउंटेन रेस्टोरेंट पर वापस जाती है। ओनर बताती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने बिल भरा था और तुम्हें लेकर भी गया था। बेक हैरान होती है कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन होगा। यही बेक एक नर्स से मिलती है, दोनों में बातें होने लगी और एक दूसरे को अपनी अपनी थोड़ी बहुत जानकारी देने लग जाती हैं और साथ में ही रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है और ये सारी चीज़ें सीसीटीवी में कैद हो जाती है। वहीं से सियोक घर जा रहा होता है। स्नोफॉल में एक आदमी अपने डॉग को अबैंडन करके घर जा रहा होता है। सियोक ने उस आदमी पर लव बुलेट शूट कर दिया और वो ओनर अपने कुत्ते से बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाता है अचानक से। अगले दिन सियोक लव एंजल आर्ट एग्जीबिशन में जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात बेक से होती। डांटने लगा कि तुम्हें जब होश नहीं रहता तो तुम इतना पीती क्यों हो, तुम्हारे बिल मैं पे करता फिर रहा हूँ। बेक बोली कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे पुलिस स्टेशन में छोड़ने की। फिर इसे रियलाइज़ हो जाता है कि ये तो मेरी हेल्प कर रहा था। थैंक यू बोलती है और इसका नाम पूछती है। सियोक बोलता है कि मैं लड़कियों से बात नहीं करता, लेकिन सियोक ने नोटिस किया कि बेक में कोई लव थ्रेड नहीं है, बाकी सब में लव थ्रेड होता है। प्यार की एक अनुभूति, वाह 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 वाह। बेक ने इसे घूरते हुए देखा और जाके बोलती है कि क्या मैं तुम्हें पसंद आ गई हूँ, भूल जाओ मुझे, प्यार मत करना, मेरे सपने मत देखो वरना तुम बहुत पछताओगे। लेकिन सियोक के सेंट की स्मेल इसको काफ़ी अट्रैक्ट करती है। उसने पता नहीं कौन सा परफ्यूम लगा रखा होता है और फिर यहाँ से ये सॉरी बोलकर इसको चली जाती है। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट वाली नर्स मिसिंग हो गई होती है जो भी बेक से मिली थी। पुलिस तेजी से उस नर्स को खोज रही है। रेस्टोरेंट ओनर बताती है कि उसका कोई पीछा किया करता था जब वो यहाँ पर आती थी। और यहीं हम अपने तीसरे मेन कैरेक्टर से मिलते हैं। ये एक डिटेक्टिव होते हैं और सीसीटीवी में सियोक को डॉग ओनर पर गन तानते हुए देखकर सारा शक इनके ऊपर ही जाता है कि सियोक ने ही नर्स को गायब किया होगा। यही क्रिमिनल नजर आ रहा है यहाँ पर फेस क्लियर नहीं होता है। नर्स मैरिड थी लेकिन अपने बॉयफ्रेंड से मिलने माउंटेन पर आया करती थी और वो बॉयफ्रेंड से प्रेग्नेंट हो गई थी और दोनों आर्ग्यूमेंट हुई, बहुत आर्ग्यूमेंट हुई, पर नर्स को वो वहीं छोड़कर चला गया था। उसके बाद क्या हुआ नर्स के साथ बॉयफ्रेंड को कुछ भी नहीं पता है, पर बॉयफ्रेंड के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं होता है तो पुलिस इसको छोड़ देती है। सियोक बेक का पीछा कर रहा होता क्यूरियस होकर कि बेक में कोई लव थ्रेट क्यों नहीं है, वो तो सब में होता है ना। तभी बेक को इमरजेंसी आती है, एक डॉग का एक्सीडेंट हो गया है तो हॉस्पिटल आना पड़ेगा। बेक ने आकर सर्जरी की, उसकी जान बचा ली और सियोक ने इसका क्लिनिक फाइनली देख लिया होता है। बहुत क्यूरियस होता है कि कोई कोई ऐसा इंसान भी होता है जिसके अंदर लव थ्रेड नहीं है। नींद से उठता है तो देखता है कि चुल इससे चिपक कर सोया होता है, इसको एक लात मार के नीचे गिरा देता है। अगले दिन डिटेक्टिव डॉग ओनर से मिलने पहुंचता है। ये आदमी तुम्हें धमका रहा है। ओनर बोलता है कि नहीं नहीं, ये धमका कहाँ रहा है, ये तो बहुत अच्छा लड़का था, इसने मेरी हेल्प की थी, मेरे डॉग को बचाया था और मैं इससे दोबारा लाइफ में जरूर मिलना चाहूंगा। डिटेक्टिव समझ गया होता है कि इस लड़के का कोई केस से लेना देना नहीं है। बेक आज भी सियोक का सेंट स्मेल कर रही थी। याद आता है कि बचपन के दिनों में जब ये पेड़ के नीचे लेटा करती थी तो यही स्मेल इसको आया करती थी। कितने अच्छे दिन थे वो। डिटेक्टिव क्लिनिक आता है जहाँ पर कई मर्द अपने डॉग लेकर लाइन में बैठे होते हैं। बीमार डॉग नहीं होते, बीमार ये आदमी होते हैं जो कि बेक के प्यार में गिरे पड़े हैं और आज इसने पहली बार बेक को देखा और ये शौक हो गया होता है कि इतनी सुंदर लड़की कोई कैसे हो सकती है। इधर सियोक ने बेक से मिलने के लिए अपने डॉग फ्रेंड का यूज़ किया और उसको क्लिनिक में लेके आता, बोलता है इसको दस्त लगे हैं, इलाज कर दो। बेक इसे देखकर मुस्कुराती है। क्या फेट ने हमें फिर से मिलवाया है, क्या हम एक दूसरे के सोलमेट है, ऐसा भी सोचती है। पर सियोक इतने आदमी के साथ बेक को हंसते हुए देखकर बहुत गुस्सा हो रहा होता है, जलन हो रही होती है। डिटेक्टिव ने सियोक को देखा और सियोक ने डिटेक्टिव को पहचान लिया। 500 साल पहले डिटेक्टिव प्रिंस था, जिस प्रिंस की हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, वो प्रिंस डिटेक्टिव ही था। लेकिन डिटेक्टिव सियोक को इसलिए देख रहा होता है क्योंकि ये बहुत हैंडसम होता है और बहुत ही ओपन एंड पूरे कमरे में एक यही है। तुम समझ रहे हो, मतलब इसको डर लग रहा होता है कि लड़की को मैं लेके जाऊंगा कहीं ये ना लेके चला जाए क्योंकि ये भी बहुत सुंदर दिख रहा होता है। तभी खबर आती है कि कल एक्सीडेंट वाले डॉग का ओनर मर गया। डिटेक्टिव ने मौके पे चौका लगाना चाहा और बोलता है बेक से कि मैं उसको अडॉप्ट कर लूंगा, मुझे दे दो। पर बेक ने इसको सिंगल बोल के मना कर दिया। पर डिटेक्टिव जिद करने लग जाता है कि मैं रोज यहाँ पर आया करूंगा उसका चेकअप करवाने के लिए, प्लीज मुझे दे दो। और हम समझ जाते हैं कि यहाँ डॉग के लिए नहीं बल्कि किसी और काम के लिए आया करेगा रोज। बाहर बैठकर सियोक जल रहा होता है, कोयला हो गया होता है। इसका नंबर आता है। बेक ने अपने बाल पीछे किए, मेकअप चेक किया और सियोक बोलता है कि ये आने वाले सभी मर्दों के साथ तुम फ्लर्ट करती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें, और चला जाता है।
दूसरी तरफ एक आदमी को देखते हैं जो कि माउंटेन रेस्टोरेंट में घुसा होता है। फिर कुछ देर बाद खबर आती है कि पूरे रेस्टोरेंट में आग लग गई जिसमें ओनर की भी मौत हो गई है। और दूसरी तरफ एक और मर्डर हो गया होता है जो कि सेकंड गवाह था ये सारे कारनामों का, जहाँ पे नर्स गायब हुई थी वहाँ का। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन गलत होती है क्योंकि जो सेकंड गवाह होती है वो बेक होती है और पुलिस इस बात से अभी भी अनजान है, क्योंकि हमें पता है कि नर्स जिस रात गायब हुई थी बेक उससे उसी पहाड़ वाले रेस्टोरेंट में मिली थी। इधर चल ह्यूमन फॉर्म में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया होता है और बोलता है कि बाबू मैं 6 महीने से हॉस्पिटल में था। तो गर्लफ्रेंड कहती है कि चलो ना किस करते हैं, और जैसे ही किस करने लगते हैं तब भी चुल वापस डॉग फॉर्म में आ जाता है। नीचे बैठा होता है, इसकी गर्लफ्रेंड की आंखें खुलती है और चुन चुन की गालियां बकती है उसको कि फिर मुझे छोड़कर भाग गया। अब इसको क्या पता कि नीचे बैठा कुत्ता ही इसका बॉयफ्रेंड है। रात को क्लिनिक से घर जाते हुए इस पर अटैक हो गया होता है, क्रिमिनल इसको मारने लग गया। यहाँ पर तभी स्योक आ जाता है और इसको बचा लेता है। बेक शॉक होती है कि स्योक को एक भी चोट क्यों नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर तो भी ग्लासेस गिरी थी ना। तुम ह्यूमन हो ना, थैंक यू, लगता है मेरा श्राप खत्म हो गया है। अपनी फ्रेंड से सब बताती है आकर, और जिसने इस पर अटैक किया था उसको अपना फैन समझ लेती है कि कॉम्प्लीमेंट करने आया हुआ है, इसलिए पुलिस को रिपोर्ट नहीं करती है कि स्योक मेरा फ्यूचर हस्बैंड है। ऐसी बातें भी करती है। और फ्रेंड ने कहा कि कहा अभी तो तुम्हें 5 राउंड लगाने हैं माउंटेन के, तब होगा श्राप खत्म। नेक्स्ट डे बेक माउंटेन पर फिर से आती है, कहते कि प्लीज़ गॉड मेरा श्राप हटा दो, आप जिस मर्द को मेरे लिए भेजोगे मैं उसको अपना लूंगी। वापस जाते हुए रेस्टोरेंट को देखकर शॉक होती है कि अरे ये जल कैसे गया, और फायर को उसका अभी तक पता नहीं चल पाया होता है। क्लिनिक आकर स्योक से बताती है कि अपने डॉग को लेकर आ जाओ, मुझे चेकअप करना है। स्योक बोलता है कि मुझे नहीं करवाना चेकअप और कट कर देता है। बेन सोचने लगती है कि क्या मैं इसे ज़्यादा चिपक रही हूँ, क्या ये मुझे चेपू तो नहीं समझेगा। लेकिन कुछ देर बाद चुल के साथ ही क्लिनिक आता है। आज फिर डिटेक्टिव आया होता है विथ न्यूली अडॉप्टेड डॉग, और डिटेक्टिव का नंबर पहले आ गया होता है। स्योक फिर जल के कोयला हो रहा होता है उन दोनों को हंसता हुआ देखकर, क्योंकि अंदर ये दोनों जोक मार मार के ठहाके लगा रहे होते हैं। इसका नंबर आता है तो बेक बोली कि कितना मोटा डॉग है तुम्हारा, इसे एक्सरसाइज करवाओ। चुल घूर रहा होता है, बोलता है मोटा बोलेगी मुझे, तुझे तो काटूंगा एक दिन। और बेक इसे आज डिनर पर ले जाना चाहती है। स्योक मान गया होता है, इसे उसी फैंसी रेस्टोरेंट में बुलाता है जिसमें कि अमीर और फेमस लोग जाते हैं, जिसकी डिश बहुत महंगी है। रात को बोलती है इसकी फ्रेंड की देखो डिनर की पेमेंट तुम कर देना, ताकि उसको लगे कि तुम सीरियस हो इस रिलेशनशिप के लिए। बेक मान कर रेस्टोरेंट में आ जाती है और बोलती है कि तुम्हें जो चाहिए खाने के लिए मंगा लो, पेमेंट मैं करूंगी। स्योक ने मेन्यू में से सब कुछ ऑर्डर कर दिया जो उसको चाहिए था, और बेक ने जब प्राइस देखा खाने का तो उसके होश उड़ गए होते, क्योंकि इसके पास इतने पैसे होते ही नहीं है, ओनली रिच अफोर्ड कर सकते हैं ये चीज़ें। फिर खाने लगी। स्योक बोलता है कि कैसे लड़के पसंद है तुम्हें। बेक बोलती है कि मेरे क्लिनिक में एक क्लाइंट आता है, मेरा वो क्रश है, लेकिन ऐसा कोई सीरियस नहीं है। स्योक को लगता है कि जिसके साथ हंसती है यानी वो डिटेक्टिव वही इसका क्रश होगा। खाने के बाद पेमेंट करने जाती है और डरी हुई है कि इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी मैं, पर बिल ऑलरेडी पे हो गया होता है। बोलती है बेक कि तुमने मेरी इंसल्ट की है, और गुस्से में ऐसे चली जाती है कि बिल मैं पे करने वाली। इसको लगता है कि वो बिल पे करके मुझसे पीछा छुड़ाकर भागना चाहता है। घर आकर दोनों फ्रस्ट्रेशन में पागल हो रहे होते हैं कि क्या हमने आज सही किया, क्या हमने आज गलत किया। अगले दिन बेक फिर माउंटेन पर आई होती है, कहती है कि शराब खत्म होते ही स्योक मुझसे प्यार करने लगेगा, मैं जानती हूँ। दूसरी तरफ स्योक अपनी लवर यानी उसे 30 साल पुरानी गर्लफ्रेंड की फ्यूनरल अटेंड करके यहाँ से जा रहा होता है। फिर इसको बेक मिलती है, खुश हो गई होती है और पास आकर इसकी फोटो क्लिक करती है। स्योक बोलता है डिलीट करो। बेक बोलती है ड्रिंक करोगे मेरे साथ तो डिलीट कर दूंगी, और नियर बाई कैफे में जाकर सोजू पी के नशे में अपने श्राप के बारे में बताती है। और अब बस 3 बार आना है इसको यहाँ पहाड़ पर, तो इसका श्राप खत्म हो जाएगा, फिर मेरा ट्रू लव मुझे मिल जाएगा। तुम कितने अजीब हो, प्यार क्यों नहीं करते किसी से। स्योक बोला मेरी पहली मोहब्बत अब नहीं रही, मैंने उसे समझाया था मुझसे दूर है, लेकिन वो मानती नहीं थी, और अब वो मर चुकी है। मुझसे दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि मैं लव करने के लिए नहीं बना हूँ। फिर कार के पास आया तो की अंदर ही रह गई होती है। जो आदमी की देने आता है उसके हाथ पर एक स्कार होता है, ऐसा सेम स्कार रात को उस अटैकर के ऊपर था जिसने बेक के ऊपर हाथ उठाया था। तो स्योक इसको पकड़ लेता है और मारने पीटने लग जाता है, और पुलिस में देने वाला था। पर ये आदमी को पैसे मिले थे ये सब करने के लिए, और ये देने वाली कोई और नहीं, इसकी क्लिनिक के बगल वाली क्लिनिक की एक राइवल महिला थी। बेक एंड उसकी खूबसूरती एंड उसकी क्लिनिक तीनों से जलती है ये। बेक को डरा धमका कर यहाँ से भगाना चाहती थी। बेक ने क्लिनिक खोला है जब से सभी कस्टमर बेक के पास जाते हैं, कोई इसके पास नहीं आता। सॉरी बोल रही होती है बेचारी। बेक इसको माफ़ कर देती है और बुरा फील भी करती है इसके लिए, क्योंकि उसकी भी क्या ही गलती है। वापस घर जाते हुए स्योक इसके बारे में पूछता है
बेक बताती है, मैं अनाथ हूँ, ऑर्फनेज में पली बड़ी हूँ, वहीं पर ग्रो हुई थी और पहली मोहब्बत ऑर्फनेज के एक लड़के से कर बैठी थी जिसकी फिंगर टूट गई थी मेरी वजह से। और अब मैं 1000 टाइम्स माउंटेन क्लाइंब करके श्राप मुक्त होकर अच्छे से रहूंगी अपने हस्बैंड के साथ। फिर स्योक इसको घर छोड़ता है और अपने पास्ट के बारे में बताता है। 500 साल पहले ये और इसके फ्रेंड लव एंजल हुआ करते थे और शब में लव एरो मारा करते थे। और हम उसी पैलेस में उस मेड को देखते हैं जो कि हमेशा सोलमेट के लिए प्रे किया करती थी और उसके 1000 प्रे पर उसको प्रिंस मिले। और मेड बोलती है कि आप कितने हैंडसम हो, आपको तो किंग बनना पड़ेगा। प्रिंस खुश हो जाते हैं एंड कहते हैं कि जरूर बनूंगा और प्रिंस को इस मेड से होने लग जाता है प्यार। वही हम स्योक को देखते जो उन दिनों लव एंजल हुआ करता था और वो तीर मारने वाला था इन दोनों को प्यार को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन मैड ने इसको देखा, स्माइल किया और स्योक ने नर्वस होकर तीर गलत चलाया और ये तीर रिटर्न होकर इसी को लग गया और स्योक को मेड से प्यार हो गया था। खैर ये कहानी भी साइड बाय साइड चलती रहेगी, तुम इस पे भी ध्यान देना। अगले दिन किंग की मौत हो गई और क्वीन ने प्रिंस को मारकर अपने गोद में खेल रहे बच्चे को न्यू किंग बनाना चाहा। मेड ने सब कुछ सुना और प्रिंस को बताने के लिए भागी, लेकिन गार्ड्स ने इसको माउंटेन से नीचे फेंक कर मार दिया था। स्योक ने इसको बचाना भी चाहा था, लेकिन स्योक के मेंटर ने कहा कि तुम इन सबके बीच में मत आओ, तुम्हारा काम जो हो रहा है उसको बदलना नहीं है, तुम्हारा काम है दो प्यार करने वालों को मिलवाना। और स्योक नम नहीं माना तो इसको जेल में डाल दिया गया था और आग लगा दी गई थी। लेकिन स्योक वहां से निकला जब तक इसकी विंग्स पूरी तरह से जल चुकी थी। और दूसरी तरफ क्वीन आर्मी ने प्रिंस पैलेस पर अटैक कर दिया था। और वापस हम प्रेजेंट में आती, जो कुछ अभी हमने देखा ये डिटेक्टिव सपना देख रहा था क्योंकि लास्ट लाइफ में यही प्रिंस था। तभी खबर आती है कि सेकंड विटनेस का भी एड्रेस मिल गया जो नर्स के साथ थी। यहाँ पर जाते हैं तो ये एड्रेस बेक का नहीं बल्कि उसकी पड़ोसन का होता है। ये बेचारी इनोसेंट सी लड़की होती है जो बोलती है मैं तो माउंटेन पर कभी जाती नहीं हूँ। डिटेक्टिव समझ गया होता है कि ये गलत एड्रेस है। सियोक बेक से मिलने आया होता है और कहता है मैं ही हूँ वो। बेक खुशी से पागल हो जाती है कि मेरा सोलमेट मिल गया, पर ये कहता है कि मैं तुम्हारा सोलमेट ढूंढने में हेल्प करूंगा। कैसे लड़के पसंद है तुम्हें? बेक इससे इतना नाराज हो जाती है। सियोक बोलता है कैसा लड़का चाहिए बताओ ना। बेक बोलती है कि चौड़े शोल्डर वाला, हैंडसम, टॉल, यूट्यूबर भी चलेगा, तुम्हारे जैसा बिल्कुल। सियोक बोला कि मैं ऐसा लड़का जरूर खोज दूंगा। बेक गुस्से में बोलती है कि भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया है दिमाग छोड़कर, मैं इतना पसंद करती हूँ उसे समझ क्यों नहीं आता है। इसकी फ्रेंड बोलती है शायद वो अनजान बनने का नाटक कर रहा है ताकि तुम्हें हमारा और टेस्ट ले सके। तो बेक को लगता है हाँ हो सकता है ऐसा। डिटेक्टिव इधर याद करता है कि अपना नोटबुक विटनेस के अपार्टमेंट में छोड़ा है। तो जब ये वापस लेने जाता है तो उस लड़की की मदर अपार्टमेंट के बाहर खड़ी होती है। डोर खुलता है और अंदर लड़की ने फांसी लगा ली होती है। शॉकिंग है, ये केस अब और बड़ा होता जा रहा होता है। अगले दिन बेक स्योक की फोटो दिखा के विश मांग रही होती है कि प्लीज गॉड प्लीज इसको मिलवा दो, मुझसे प्यार करवा दो, मेरे प्यार में गिरा दो इसको। और स्योक है जो इसका हैंडसम लड़कों की फोटो भेज भेज कर पूछ रहा होता है कि जो भी पसंद हो पिक कर लो इनमें से। बेक ने सब रिजेक्ट कर दिया। अपार्टमेंट में आई तो एम्बुलेंस एंड पुलिस देखकर शॉक हो रही होती है। डिटेक्टिव तो मानने को तैयार नहीं हो रहा कि ये सुसाइड है, पक्का मर्डर किया गया उस लड़की का। श्योक ने न्यूज में देखा और समझ क्या होता है कि केस से जुड़े विटनेस सारे मर रहे हैं एक एक करके। सेम वैसा ही जैसा हम इसकी लवर के साथ हुआ था आज से 30 साल पहले। क्या वही किलर है जो आज भी ये सब कर रहा है? लेकिन वो 30 साल बाद फिर से ये सारे मर्डर क्यों शुरू करेगा? अब इस बात का पता लगाने के लिए इसने खुद से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। सबसे पहले उस मिसिंग नर्स के घर पर जाता है। उसकी बहन ने तो इसको धक्का मार के निकाल दिया, इसलिए डिटेक्टिव के पास आता है और दोनों ने बातें की। और स्योक 5 लड़कियों की फोटोज दिखा के बोलता है कि ये सब 30 साल पहले विंटर में मिसिंग हो गई थी और इनकी डेड बॉडी। फिर बोला मरने से पहले गर्ल्स को एक रेड नोटबुक मिलती है जिसके ऊपर 7 डेडली सीन्स होते हैं। थीफ्ट, लाइंग, गॉसिप, ग्रीड, मतलब कि जितने भी तुम लोगों ने पाप किए होते हैं ना वो सातों पाप इस पर लिखे होते हैं। अब तुम्हारा कौन सा ये तुम चूज कर लो। नर्स का मरने का रीजन हो सकता है धोखा, क्योंकि शादी के बाद उसने बॉयफ्रेंड बनाया और उससे प्रेग्नेंट हुई और हमें मिलकर किलर को खोजना होगा। और अभी 2 मर्डर और होंगे सीन्स को पूरे करने के लिए, एक एनवी यानी कि जलन और दूसरा ग्लूटनी यानी कि लालच के लिए। डिटेक्टिव बोलता है कि तुम खुद 28 साल के लगते हो और 30 साल पुराने केस के बारे में इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकते हो? कम सोजू पिया करो, पुलिस के काम से दूर रहो, जा यहाँ से। पर स्योक सैड है, अपनी लवर के किलर को सजा नहीं दिला पाया है ये। माउंटेन आता है, आज बेक भी आई होती है। दोनों साथ में नीचे आते हैं और हिम्मत करके बेक इसको लव कन्फेस करती है। मुझे कोई नहीं चाहिए, तुम चाहिए। स्योक डरता है कि कहीं बेक पर मुसीबत ना आ जाए क्योंकि बेक मर सकती है अगर ये इससे प्यार करेगा तो, इसलिए रिजेक्ट कर देता है। ये बोल के कि तुम अनाथ और गरीब हो इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा था। अब ये बहुत कड़वे वर्ड्स होते हैं। बेक पूरी तरह से टूट जाती है और रात भर रोती है।
ये प्यार करती है उससे फिर भी। सियो को गिल्ट हो रहा होता है कि इसने जो आज किया है वो गलत है, लेकिन बेक से प्यार किया तो अंजाम वही होगा जो 30 साल पहले हुआ था, यानी कि बेक की मौत। अगले दिन बेक का 1000 टाइम होता है माउंटेन पर चढ़ने का, बहुत खुश है। सियोक की फोटो देखते हुए बस में बैठकर जा रही होती है माउंटेन, और इस बात से अनजान है कि कोई इस पे पीछे पीछे नजर रख रहा है। डिटेक्टिव डॉग लेकर क्लिनिक आया होता है, इसको बेक तो नहीं मिलती है। नर्स से बात करते हुए पता चलता है कि जो नर्स गायब हुई थी ना, उससे बेक ही मिली थी उस रात। और ये समझ जाता है कि लास्ट विटनेस बेक है और डेंजर में है। इसे खोजने के लिए निकल जाता है माउंटेन पर, और सियोक भी इसे माफी मांगने के लिए क्लिनिक आया होता है, जहाँ से सेम बात उसको पता चलती है। तो ये भी भागता है माउंटेन की तरफ, और ऊपर आया तो इसको मेंटोर मिलते हैं, जहाँ बताते कि तुम फिर से ह्यूमन के प्यार में पड़ गए, सुधर नहीं सकते तुम। 500 साल पहले पुराना फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है। इसी जगह से मेड गिर गई थी और उसकी जान चली गई थी। सियोक उससे बहुत प्यार करता था, और मेंटर बोलते हैं कि तुमने मारा है उसको। सियोक गुस्से में मेंटर को मारने के लिए कोशिश करता है, लेकिन इन्हें कोई टच नहीं करता। उल्टा ही सियोक को पेन होता है और वो घायल हो जाता है। मेंटर कहते हैं घबराओ नहीं, वो सर्वेंट मेड अभी जिंदा है। और सीन एकदम से बेक पर आ जाता है, जो ऊपर आकर प्रे कर रही होती है और कोई इसको देख रहा है। उससे डर के नीचे गिरने वाली होती है, तब डिटेक्टिव इसको पकड़ लेता है। बेक हैरान होती है कि क्या ये है मेरा सोलमेट। डिटेक्टिव इसे सब बताता है। बेक को याद आता है कि हाँ, उस रात मैंने एक ब्लड ड्रेस पर्सन को तो देखा था नर्स के पास जाते हुए, हो सकता है उसी आदमी ने किडनैप किया होगा उसको। और इसको पूरा याद नहीं, क्योंकि ये सोजू के नशे में थी। पुलिस स्टेशन आते हैं तो सियोक भी यहीं पड़ा होता है, जो कि बहुत घायल है, मेंटोर से फाइट करके आया है। बेक इसे ट्रीटमेंट देने लगी। डिटेक्टिव का फ्रेंड बोलता है कौन है ये लड़का, इसका बॉयफ्रेंड होगा। डिटेक्टिव जल रहा होता है, बोलता है अरे डॉक्टर है वो, अपना काम कर रही है तो अपना काम कर। फ्रेंड बोलता है लेकिन कुत्तों की डॉक्टर है वो तो। तभी इनके सीनियर चीफ आते हैं और सियोक को पहचान कर कहते हैं कि सीनियर आप यहाँ पर, और रिस्पेक्ट देने लग जाते हैं। सभी ऑफिसर हैरान होते हैं कि सियोक तो इतना जवान है, उम्र भी उसकी कम है, लेकिन हमारे सीनियर भी उसको सीनियर क्यों बोल रहे हैं। शायद ही किसी अमीर फैमिली से आता होगा, इसीलिए इसको सब चीज़ें ऑफर करने लग जाते हैं, ट्रीट देते हैं, इससे दोस्ती करना चाहते हैं, उतावले हो रहे होते हैं। और अब आता है बेक को घर छोड़ने का टाइम। डिटेक्टिव और सियोक दोनों लड़ाई कर रहे हैं कि कौन बेक को घर पे ड्रॉप करेगा, और बेक ने सियोक को चुना। फिर इसको क्लिनिक लाती है और इसका ट्रीटमेंट करती है। सियोक बोला कि तुम्हें इस केस से दूर रहना चाहिए, तुम्हें नुकसान होगा। बेक बोलते हैं होने दो, मेरे पास बचा ही क्या है। अगले दिन सियोक अपने दोस्तों से बोलता है कि घर का ख्याल रखना, मैं कुछ दिनों तक नहीं आऊँगा। इतने में चुल चॉकलेट खाकर बीमार हो जाता है, क्योंकि कुत्तों को चॉकलेट हजम नहीं होती है। क्लिनिक लाया गया और बेक ने इसका ट्रीटमेंट किया और केज में बंद कर दिया। और सियोक से बोली कि कल तुम्हें चोट लगी थी, निशान इतनी जल्दी कहाँ चले गए। सियोक बात को पलट कर अपने फ्रेंड से इसको मिलवाने लग जाता है, और अंदर चुल ह्यूमन फॉर्म में आ गया होता है। केज से बाहर निकल कर बाहर आ जाता है। सियोक जल्दी से इसको लेकर जाना चाहता है, इससे पहले कि इनकी सच्चाई सामने आ जाए। तभी नर्स बोलती है कि मैम मैम कुत्ता भाग गया अंदर वाला, और बाहर सेम डॉग बैठा होता है। ये लोग उसको जाकर पकड़ कर केज में डालने लगते हैं। सियोक आकर बताता है नहीं नहीं, ये मेरा कुत्ता नहीं है। डिटेक्टिव की तरफ सियोक की बातों को समझ रहा होता है, जो 30 साल पहले हुआ था, इसलिए नर्स के घर पर आता है। तो इसको रेड नोटबुक मिलते हैं जिस पर इनफिडेलिटी लिखा होता है। इसका मतलब होता है बेवफाई। हाँ, बेवफा तो थी ही। डिटेक्टिव समझ गया होता है कि सियोक सच बोल रहा था, इसलिए सीनियर से पूछता है। सीनियर बताते हैं कि 30 साल पहले 2 स्कूल गर्ल मिसिंग हो गई थी, और पुलिस को लड़कियों को यूनिफॉर्म मिली, उनकी डेड बॉडी नहीं। एविडेंस कम होने की वजह से केस को बंद कर दिया गया था। पर 1 साल बाद एक यंग डिटेक्टिव ने इस केस को वापस से रीओपन किया, और हम देखते हैं ये डिटेक्टिव कोई और नहीं बल्कि सियोक होता है, जो 30 साल पहले भी सेम ऐसा का ऐसा ही दिखता था, क्योंकि ये पिछले 500 सालों से ऐसा ही दिखता है। अपनी लवर को खोजने के लिए ये डिटेक्टिव बन गया था, और किलर विक्टिम को मारने से पहले एक रेड नोटबुक उनके घर पर छोड़ा करता था, ताकि वो उसमें अपनी गलती कबूल कर ले, अपने पाप लिख दे, जो कि ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ करता था। लेकिन सियोक की लवर को कोई बुक नहीं मिली थी मरने से पहले। इसका मतलब कि वो गलती से मारी गई थी, उसने कोई पाप नहीं किया था। उसका रीजन ये था कि उसने अपनी फ्रेंड जैसी सेम क्लोथ पहनी थी, इस वजह से बेचारी शायद वो मारी गई। सियोक ने तो मर्डर को ऑलमोस्ट पकड़ ही लिया था, पर इसके हाथ से वो निकल गया, लेकिन कैसे आगे देखेंगे। अगले दिन से सियोक बेक का पर्सनल बॉडीगार्ड बन गया होता है, सब जगह इनके साथ जाता है। बेक तो हैरान होती है। एक दिन रेस्टोरेंट में बेक अपनी फ्रेंड के साथ आती है। सियोक इसकी फ्रेंड को खिलाना लग जाता है, और बेक ये देखकर जलकर काली हो गई होती है, और फिर इसकी भरपाई के लिए सियोक इसको उठाकर घर पर लेकर आता है। अगले दिन डिटेक्टिव बेक को हिप्नोसिस करने के लिए बुलाते हैं, ताकि मेमोरी को रिकॉल करके क्रिमिनल की शक्ल ये आइडेंटिफाई करवा दे, एक बार बना दे उसको, ताकि उसको पकड़ा जा सके। और इसने देखा कि एक आदमी नर्स को उठाकर कहीं लेकर जा रहा है। साथ ही एक और ड्रीम आता है इसको कि डिटेक्टिव प्रिंस के गेटअप में है,
हैरान और कंफ्यूज हो रही होती है कि डिटेक्टिव प्रिंस के कपड़े पहनकर क्या कर रहे हैं मेरे सपनों में। फिर सियोक इसको स्कार्फ देकर बोलता है कि कल बहुत स्नोफॉल होगी और स्नोफॉल होती है तभी मर्डर हुआ करते हैं, तो तुम घर से मत निकलना। बेक खुश है, कितनी केयर करता है मेरी, इसलिए बेक आज घर पे है। फ्रेंड बोलती है कि सुपरमार्केट चलते हैं ना, ये कहती है नहीं नहीं मैं नहीं चाहूंगी। तो ये कहती है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, चल लो ना। और बेक इसकी बातों में आकर आ जाती है। स्टोर के बाहर खड़ी होकर अपनी फ्रेंड का वेट कर रही थी, तभी इसके पास कोई आता है और ये भागने लगती है। और फ्रेंड जब बाहर आती है तो बेक मिसिंग है, कोई नहीं ले गया उसको। एक कुत्ता दिख गया था जिसको रेस्क्यू करने चली गई थी। सियोक भी आ गया होता और डांट लगा रहा होता, क्यों गई बाहर। दोनों को घर लाता है। फ्रेंड बोलती है कि रात ज़्यादा हो गई है, तुम आज यहीं पे रुक जाओ। सियोक शर्माता है पहले, फिर मान जाता है और सबने डिनर किया। फ्रेंड बोली कि तुम बेक को पसंद करते हो क्या। सियोक बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं करता है, मैं बस इसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। बेक चिल्लाने लग जाती गुस्से में और जाकर फिर सभी सो जाते हैं। आज रात बेक को याद आता है कि फॉर्चून टेलर ने इससे कहा था कि तुम्हारा सोलमेट माउंटेन पर ही मिलेगा तुम्हें, वरना तुम मर जाओगी। वो नहीं मिला तो। दूसरी तरफ सियोक अपनी लवर को देख रहा होता है सपने में। वो आती है, बोलती है कि तुम पछताओगे कि तुमने मुझे कैसे ट्रीट किया था। क्या पता हम आखिरी बार मिल रहे हो, इसके बाद हम कभी ना मिले, तो तुम्हें रिग्रेट होगा पूरी लाइफ, तुम मुझे अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाए। ऐसी दुख भरी बातें कर रही होती है। ये देखकर सियोक रोने लगता है और बेक इसे उठाने आती है तो इसके आंसू पोंछने लग जाती है इसके पास में लेट कर। और ये उठकर डर गया होता है, पैनिक होकर कहता है कि इतने करीब क्यों थी तुम मेरे, तुम क्या कर रही थी मेरे साथ, कहीं तुम विच तो नहीं हो ना। कोरिया में बहुत लड़कियों को विच माना जाता है शायद। इतने में एक और गर्ल की मिसिंग कंप्लेंट आ गई होती है। डिटेक्टिव उसके घर पर आते हैं लेकिन कोई रेड नोटबुक नहीं मिलती है, शायद ये उस केस से रिलेटेड नहीं है। बेक क्लिनिक जाते हुए एक बच्चे से टकरा गई होती है और कार्ड गिर जाता है जिस पर डेथ लिखा होता है। बेक डर गई होती है कि अब ये मरने वाली है अगर इसको इसका लाइफ पार्टनर नहीं मिला तो। उधर सीसीटीवी से पता चलता है कि मिसिंग गर्ल उसी सुपरमार्केट में गई थी जब बेक एंड उसकी फ्रेंड गई थी लास्ट नाइट। इन्हें पूछताछ करने को बुलाया जाता है। सियोक भी आता है। डिटेक्टिव बोलता है कि ये लड़का हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे क्यों घूमता रहता है। सियोक बोलता है कि मैं इनका बॉडीगार्ड हूँ। फिर डिटेक्टिव इनसे पूछता है क्या देखा था रात को। बेक बताती है ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन अगर मैं क्रिमिनल को फिर से देखूंगी एक बार तो मैं उसको पहचान लूंगी, उसका फेस कैसा था। एक और सीसीटीवी सामने आई होती है। क्रिमिनल उन सभी जगहों पर गया हुआ है जहाँ पर बेक जाती है। तभी एक खबर आती है कि मिसिंग गर्ल की डेड बॉडी मिल गई है। सब हैरान हो जाते हैं। बेक डर गई होती है कि शायद अभी इसका नंबर है, यही मरने वाली है। सियोक ने इसको केस से बाहर रहने को कहा, लेकिन बेक पुलिस की मदद करना चाहती है। वापस से हिप्नोसिस में जाती है पर इस बार किलर का फेस देख लेती है ये और पुलिस को डिटेल्स देकर घर आ जाती है। इसे स्नो से खेलते हुए देखकर सियोक अपनी लवर को याद कर रही क्योंकि वो भी स्नो से खेला करती थी, उसे पसंद था ये। और बेक इसे लव यू बोलकर चली जाती है। सियोक ने इसको रोका और हक किया कि कहीं मैं इसको भी ना खो दूं अपनी पिछली गर्लफ्रेंड की तरह। दूसरी तरफ क्रिमिनल अपने बेस पर सभी विक्टिम्स की फोटो को देख रहा होता है। यहाँ पर सियोक एंड बेक की फोटो भी देख सकते हैं। अगले दिन पुलिस के पास क्रिमिनल का स्केच रेडी होता है जैसा बेक ने बताया है। सियोक अगर बोलता है कि पिक्चर गलत है, क्रिमिनल मास्क गेटअप लगा कर आता है तो तुम उसको पहचान नहीं पाओगे और ये जस्ट एक रैंडम मास्क पहना है इसने। सियोक 30 साल पुराना गवाह है। डिटेक्टिव सोचने लग जाता है कि ये खुद 28 साल का लगता है, तो ये 30 साल पहले की चीज़ें हमें कैसे बता रहा है। 30 साल पहले के एक सीन से हमें दिखाया देता है। उस टाइम सियोक इस केस को हैंडल कर रहा था और जो अभी के सीनियर चीफ है वो उस टाइम सियोक के जूनियर हुआ करते थे। कई जगह खोजा गया क्रिमिनल को और एक रोज सियोक को एक लड़की रेड नोटबुक के साथ दिखती है। बता रही थी कि किसी पागल आदमी ने इसको ये दिया है। सियोक ने इस पर नजर रखना शुरू कर दिया और ये 5th विक्टिम थी किलर की। उसी दौरान किलर को इसने पकड़ लिया था, दोनों में फाइट होने लग गई पर किलर भागने लगा और एक्सीडेंट हो गया उसका। और अब सच सामने आएगा कि आखिरकार ये था कौन। सियोक ने ऑलमोस्ट इसको पकड़ ही लिया था, तब इसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगी और इसका रीबॉर्न हुआ और वहीं का फायदा उठाकर क्रिमिनल भाग गया था। मतलब कि सियोक वहां से गायब हुआ और इसका दोबारा पुनर्जन्म हुआ। वापस प्रेजेंट में अब डिटेक्टिव काफी परेशान है सियोक के आ जाने से, पर सीनियर की बात टाल नहीं सकता ये, इसलिए मिलकर काम करना होगा। और आज रात को बेक का कोई पीछा कर रहा होता है, इसे मारने लग जाती है, लेकिन ये पुलिस ऑफिसर होता है, इसकी सेफ्टी के लिए रखा गया है क्योंकि सियोक आजकल बिजी रहता है। बेक घर आकर अपनी फ्रेंड को पास्ट लाइफ की मेमोरी बताती है। मेरी शादी प्रिंस से हो रही थी लेकिन कोई पागल आदमी बीच में आकर वॉर करवा दी थी उसने। फ्रेंड बोलती है कि कम सोजू पिया करो, तुम नशे में बहकी बहकी बातें करती हो। सियोक घर आता है तो इसके दोस्त ने वॉर्न किया, ह्यूमन से प्यार मत करो, डिटेक्टिव और बेक की जोड़ी लिखी हुई है, तुम उनके बीच में मत आओ। पर सियोक नहीं मानता है। अगले दिन केस पर काम शुरू हुआ। फर्स्ट विक्टिम ऑर्फनेज की डायरेक्टर थी, तो ऑर्फनेज आते हैं, वहाँ पर डायरेक्टर तो नहीं है, मर गई है, तो असिस्टेंट मिलती है। बताती है
कि डायरेक्टर बच्चों पर बहुत अत्याचार करती थी, मारती पीटती रहती थी और श्योक से बोली कि तुम बिल्कुल उस डिटेक्टिव जैसे दिखते हो जिसने 30 साल पहले इस केस को हैंडल किया था। डिटेक्टिव को शक होने लग जाता है कि अरे यार, ये 30 साल पुराना लफड़ा है तो है क्या। वापस स्टेशन में आते तो बेक आई हुई जो कि श्योक से बातें करना चाहती, लेकिन श्योक इसको इग्नोर कर रहा है। इससे बोलते कि तुम पहले से शादीशुदा हो ना, वाइफ है ना तुम्हारी, इसलिए मुझसे भाग रहे हो तुम। क्यों किया तुमने, है क्यों हक किया था मुझे उस दिन जब ऐसे इग्नोर करना था, तो कौन हूं मैं तुम्हारी। श्योक बोलता है कि तुम विटनेस हो इसलिए तुम्हारे पास हूं मैं। बेक और गुस्सा हो जाती है। डिटेक्टिव ने 30 साल ओल्ड केस की फोटो देखी जिसमें श्योक की फोटो भी मिल गई और बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही दिख रहा होता है जैसा ये आज दिखता है। पूछने आता है लेकिन बेक यहीं पर है। वो कहती है कि मुझे घर ड्रॉप कर दो। डिटेक्टिव बेक को घर छोड़ने जाने लगा और श्योक से दूर रहने को बोलता है, पर ये बेक इसकी कहाँ ही सुनेगी। घर आकर फिर मैसेज करती है लेकिन अब तो वो रिप्लाई तक नहीं दे रहा होता है इसको। बेचारी दुखी है, क्रिमिनल मॉन्स्टर चाहे कुछ भी हो श्योक, लेकिन वही चाहिए मुझे। सोजू पर सोजू पिए जा रही हो और डिटेक्टिव से बोलती है कि मेरे सपने में तुम प्रिंस के कपड़े पहन कर आते हो। और ये सब श्योक देखकर जल रहा होता है, रोकना चाहता है पर रुक गया होता है क्योंकि फेट इसकी साइड नहीं है। इन दोनों का मिलना तय है। नशे में डिटेक्टिव इसको घर छोड़ने आता है। होश में आकर रोड पर जाकर श्योक को बोल रही होती है कॉल करके कि मैं रोड पर हूँ, मैं किडनैप हो जाऊंगी, मर जाऊंगी अगर तुम नहीं है। श्योक घर से भागा भागा इसको बचाने आता है और अगले सीन में हम देखते हैं मॉर्निंग का, जहाँ पर ये होश में आ गई होती है और याद कर रही होती कि कैसे इसने बेक को रात को इतना ज़्यादा परेशान किया था और दोनों के किस भी हो गई थी यहाँ पर, जो कि बेक नहीं किया था। और अब शर्मा रही होती है कि मैं श्योक से नज़रें कैसे मिलाऊंगी। अगले दिन फिर से हिप्नोसिस होता है और आज इसे श्योक की लवर दिखाई देती है जो 30 साल पहले गायब होकर मर चुकी थी। तभी पुलिस स्टेशन में एक कपल आया होता है लड़ते हुए। हस्बैंड का अफेयर चल रहा है। तीनों यहीं पर बैठे होते और जम के लड़ाई करके इनके चेहरे से ही पता चल रहा है। गर्लफ्रेंड बोली कि कैसी मोटी और अगली बीबी है तुम्हारी, इसे डाइवोर्स देकर मुझसे शादी कर लो। श्योक यहाँ से उठकर गया और छत पे जाकर राइफल से हस्बैंड को लव एरो मारता है, जिससे हस्बैंड को फिर से अपनी वाइफ से प्यार हो जाता है और गर्लफ्रेंड का मुंह बन जाता है। इतने डिटेक्टिव ने फोरेंसिक से पता करवा लिया होता है कि जो 30 साल पुरानी श्योक की फोटो मिली है और रियल फोटो है ना कि एडिटेड। तो इसको जाकर देखता है तो ये गन ताने खड़ा है और ये देखकर कहता तू ही है ना क्रिमिनल, इतनी बड़ी बंदूक है तेरे पास। इधर बेक सपने के अकॉर्डिंग श्योक के लवर के घर आई हुई है क्योंकि यही गली उसके सपने में आई थी। उसकी मॉम मिलती है और दोनों में एक अजीब सा कनेक्शन होता है, एक दूसरे को जानते नहीं है। इनसे मिलकर ये चली जाती है। श्योक बोलता है कि वो फोटो मेरे पिता की है जो तुम मुझे दिखा रहे हो, 30 साल पहले मेरे पिता इस केस पर काम करते थे, मैं नहीं। तो डिटेक्टिव ने राइफल चेक किया, फेक है। तो डिटेक्टिव को लगता है कि ये इस गन में लगी दूरबीन से लड़कियों के घरों में झांकता है, स्टॉकर है, ये गंदी नजर का ठरकी है। आज मिसिंग नर्स का हस्बैंड आया होता पुलिस स्टेशन में, लास्ट विटनेस से मिलना चाहता है पर डिटेक्टिव सेफ्टी को नज़र में रखते हुए इसको मना कर देते हैं। लेकिन हस्बैंड कहाँ मानेगा। वो बेक को खोज लिया होता और पूछ रहा होता कि क्या बात की थी मेरी वाइफ ने तुमसे उस रात। बेक बताती है कि नर्स का कहना था कि मेरा हस्बैंड हमेशा बिजी रहते, इसलिए मैं दूसरे आदमी के करीब चली गई और अब मैं अपने हस्बैंड को ये चीज़ें बता भी नहीं पा रही हूँ। फिर श्योक से मिलकर ये माफ़ी मांगती है और घर आ गई होती। श्योक घर के बाहर ही है, बताना चाहता है कि कितना प्यार करता है पर बता नहीं पा रहा, अंजाम से डरता है क्योंकि कुछ बुरा होगा अगर इसके साथ जाएगा, क्योंकि फेट में वो चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं। अगले दिन बेक ऐसा लुक लेकर पुलिस स्टेशन में आई होती है, सबके होश उड़ जाते कि कौन है ये गुंडी। कहते कि अब क्रिमिनल मुझसे डरेगा, मैं उससे नहीं डरूंगी, देख लो मुझे। और फिर इन दोनों को एक जगह पर लेकर आती है, बताती है कि क्रिमिनल मेरे ड्रीम में यहीं पर किडनैपिंग कर रहा था। डिटेक्टिव को लगता है कि सोजू का असर बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल, पर श्योक को भरोसा है क्योंकि इसकी लवर 30 साल पहले इसी सेम जगह से गायब हुई थी। यहीं पर एक ढरकी आदमी स्कूल गर्ल्स को नंगा होकर दिखा रहा होता है। बीक इसको चक्कर बहुत पीटती और दोनों लड़के बहुत इंप्रेस होते। वैसे मैं एक बात जानना चाहूंगा कि कोरिया के तो मर्द है, वो स्कूल गर्ल के सामने से नंगे क्यों हो रहे हैं। मैंने 2-4 ड्रामाज में देख लिया ये, क्या वहां पर ऐसा होता है क्या? कमेंट में मेरे को बताना, तुम्हें पता हो तो। श्योक इन्हें फिर उस घर में लाती है जहाँ इसकी लवर रहा करती थी और वो पेपर फ्रॉक बनाया करती थी और सेम पेपर फ्रॉक बेक भी बनाती है। श्योक को शक होता है कि कहीं मेरी लवर बेक तो नहीं है, पर प्रूफ नहीं होता ना इस चीज़ का कोई। नेबर बताती है कि 30 साल पहले यही घर में 4 हैंडसम लड़के रहा करते थे। एक तो बहुत हैंडसम था, एंजल जैसा दिखता था। फिर फोटो दिखाती है श्योक, इसके 2 दोस्त और कुत्ता होता है। डिटेक्टिव हैरान हो गया होता है, ओ शिट भाई, ये तो प्रेजेंट में भी ऐसे ही दिखते हैं, ऐसे ही रहते हैं सारे के सारे, तो ये 30 साल पहले ऐसे ही दिखते थे। डिटेक्टिव बोलता है कि इसकी शादी हो गई थी क्या? लेडी बोलते नहीं नहीं, सिंगल था। डिटेक्टिव समझ गया होता है कि श्योक अपने पिता के बारे में बता रहता ना, पिता कोई नहीं है, झूठ बोल रहा है, ये वही है, 30 साल से इसकी एज ही नहीं बढ़ी है, वैसे का वैसा ही दिखता है।
और बेक को उससे दूर रहने को कहता है और सियोक अब फेट के साथ ही चलेगा। लव एरो शूट करता है ताकि डिटेक्टिव और बेक को प्यार हो जाए, लेकिन मिस कर गया। डिटेक्टिव परेशान होता है, आखिर सियोक एज में सेम क्यों है, इसकी एज क्यों नहीं बढ़ती है। तभी एक ऑफिसर बोलता है कि मैंने सेम लड़की की फोटो एक रेस्टोरेंट में देखी थी जो कि 100 साल पुरानी फोटो है। ये उसी रिच वाले रेस्टोरेंट की बात कर रहा है क्योंकि वहां पर भी इसकी फोटो लगी थी। डिटेक्टिव को लगता है कि वो शायद सियोक के दादाजी होंगे, लेकिन सब सेम क्यों दिखते हैं हर ये लोग। सियोक को इधर लगने लग गया होता है कि बेक भी एंजल है क्योंकि इतनी सुंदर और काइंड है ना वो। डिटेक्टिव उस रेस्टोरेंट आता है फोटो देखने के लिए, लेकिन फोटो नहीं होती क्योंकि ओनर ने ऑलरेडी रिमूव कर दी है। और इधर बेक को मिसिंग नर्स मैसेज करके हेल्प मांग रही होती है। बेक भी जल्दी हेल्प करने के लिए आधी रात को पुलिस को भी पता चल गया होता है, नर्स का फोन ऑन हुआ और बेक को मैसेज किया गया होता है। जल्दी से उसको बचाने के लिए लोग भागते हैं। बेक लोकेशन पर आ गई होती है, नर्स तो नहीं मिलती, क्रिमिनल मिलता है इसको और मारने लगा। बाहर पुलिस आ गई होती है और कुछ देर बाद एक बॉडी मिलती है, लेकिन ये नर्स की होती है ना कि बेक की, क्योंकि बेक तो हॉस्पिटल में एडमिट है। इसके सर में चोट आई है और सर्जरी हो रही होती है। इसी दौरान इसको पास्ट लाइफ यानी 500 साल पुराना एक सीन याद आता जब ये मेड हुआ करती थी और सियोक इससे प्यार करता था, इसको प्रोटेक्ट किया करता था। पर ये कंफर्म होता है कि जिस मेड को हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं वो बेक है और सियोक तो सियोक है ही जो लव एंजल था, और जो प्रिंस था वो डिटेक्टिव है। मतलब ये तीनों पहले भी थे और अभी भी है, जस्ट इनकी जगह और नाम और चीज़ें अलग अलग है। अगले दिन होश आता है तो एंजल की बातें कर रही होती है जिसने मुझे बचाया था। डॉक्टर को लगता है कि सर पे चोट लगने से ये लड़की पागल हो गई है। सियोक आजकल इसके साथ ही रहता है और ये पूरे दिन हॉस्पिटल में लेटी रहती है और सपने में आज इसने एंजल का फेस देख लिया और वो सियोक का फेस होता है। इसको सब याद आ गया होता है, मैंने जिससे पूरी जिंदगी खोजा वो फाइनली मुझे मिल गया और वो हो तुम। इधर डिटेक्टिव सियोक के घर पर आया होता है और उसके फ्रेंड्स को देखता है जो कि सेम टू सेम फोटो जैसे होते हैं। 30 साल में कोई चेंज नहीं आया इनके अंदर, तो क्या ये ह्यूमन है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ से मैं 500 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है। प्रिंस जबरदस्ती मेड से शादी करना चाहता था, लेकिन मेड सियोक को पसंद करती थी और सियोक भी पसंद करता था क्योंकि उनको तीर लग गई थी, लव एरो। और इसी बीच मेड पर अटैक हो गया था और सियोक ने इसको बचा लिया था। और इसी वजह से मेड जाकर माउंटेन से कूद कर जान दे देती है ताकि अगले जन्म में ये सियोक से मिल सके, शादी कर सके। और इन्होंने कई सालों तक वेट किया और फिर से एक बार नई लाइफ में वो सियोक से मिली और वो लव कन्फेस करना चाहती थी, उसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहती थी, लेकिन वो गलती से क्रिमिनल के हाथ लग गए और उसने किडनैप करके उसको मार के पहाड़ी पे गाड़ दिया। और अब उसके बाद इसका तीसरी बार जन्म हुआ होता है और अब ये बेक है जो हम प्रेजेंट में देख रहे हैं। और अब सियोक अपनी सोलमेट का इंतजार इस लाइफ में कर रहा है और इस लाइफ में कोई और नहीं बल्कि बेक होती है। लेकिन डॉक्टर का कहना है कि सर्जरी के कारण बेक को ऐसा एंजल दिखाई दे रही है, पागल हो गई है थोड़ी। अगले दिन डिटेक्टिव सियोक से सवाल करने लगता है कि तुम्हारे हाथ का चोट कहाँ चला गया। सियोक के जाने के बाद इसका कब डीएनए टेस्ट के लिए भिजवा देता है कि पता करो कि ये है कौन। बेक डिटेक्टिव से बताती है कि मैंने क्रिमिनल के नेक पर मार्क लगा दिया तो उसको पकड़ना आसान होगा। सब कुछ चेक किया गया तो मिला नर्स के बॉयफ्रेंड के गले पर निशान, और बस इतना सबूत काफ़ी होता है। इसको अरेस्ट कर लिया गया होता है और चारों तरफ कोरिया में खबर फैल जाती है कि फाइनली इतने साल पुराना सीरियल किलर पकड़ा गया। कुछ दिन बाद सियोक के डीएनए का रिकॉर्ड आता है, लेकिन ये रिकॉर्ड कहीं इनके डेटा में है ही नहीं, ना फाइंड हुआ है, कुछ नहीं। ये कैसे हो सकता है? इधर सियोक ने हिप्नोसिस रिपोर्ट चेक की जिससे पता चलता है कि बेक अपने लास्ट लाइफ में ड्रीम्स देखती है वहीं सारी चीज़ें, और ये समझ क्या होता है कि यही मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी लवर है जो कि मुझसे 30 साल पहले अलग हो गई थी। इसने फिर से जन्म लिया है और उससे मिलने जाता है। पर बेक माउंटेन पर गई होती है लास्ट टाइम प्रे करने के लिए। सियोक आकर इसको हक करके कहता है कि तुम मेरी मोहब्बत हो, पहली मोहब्बत। और ये सब डिटेक्टिव में देखा और याद आया कि मैं प्रिंस था पहले, और काफ़ी जल रहा होता है। इन तीनों को याद आ गया होता है फाइनली कि आखिरकार पिछले जन्म में ये थे तो थे क्या। अब सियोक एंड बेक फिर अपना रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं और यहाँ से सियोक डिटेक्टिव से मिलके बोलता है कि बेक मेरी है। लेकिन डिटेक्टिव जानता है कि सियोक ह्यूमन नहीं है, इसलिए बेक को कॉल करके कहता है कि सियोक से दूर है ना, वो एक एलियन है। ओ भाई, इसको एलियन समझ रहा होता अभी। ऑफ कोर्स भाई, बेक नहीं मानेगी, क्या नॉनसेंस है, ये एलियन थोड़ी होते हैं। और अगले दिन बेक सियोक को अपने साथ ऑर्फनेज लेकर आती है, पूरा दिन यहीं पर बिताते हैं। लेकिन डायरेक्टर से बात कर तो पता चलता है कि सियोक जैसा दिखने वाला सेम लड़का 30 साल पहले यहाँ पर एक केस को हैंडल किया करता था, और ये उसका बेटा ऐसा है जिनको ऐसा लग रहा होता है। सियोक वहीं स्टोरेज रूम में काम कर रहा होता है, तभी उससे एक ओल्ड डॉक्यूमेंट्स मिलता है जिसके पेज पर लिखा होता है 7 डेडली सिन।
और ये शौक हो जाता है और पूछता है कि ये किसका है। तो पता चलता है कि प्रीवियस ऑर्फनेज डायरेक्टर का है, जो कि बच्चों को बहुत मारा पीटा करती थी, उनसे अपने पाप लिखवाती थी रेड नोटबुक में। लेकिन एक दिन ऑर्फनेज में आग लगी और उसकी मौत हो गई। स्योक फिर नर्स बॉयफ्रेंड से मिलने आता है और पूछता है कि तुमने ऑर्फनेज डायरेक्टर को मारा था कि नहीं मारा था। इसने कुछ नहीं कहा। स्योक जान गया होता है कि रियल लाइफ किलर ऑर्फनेज डायरेक्टर ही है और उसकी जगह ये बॉयफ्रेंड सजा काट रहा है, क्योंकि ये बॉयफ्रेंड भी उसी ऑर्फनेज का है और डायरेक्टर ने इसको पाल पोस के बड़ा किया तो जस्ट उसकी ये हेल्प कर रहा है। इधर बेक के क्लिनिक में आज एक कस्टमर आया होता है जो थोड़ा मिस्टीरियस मालूम पड़ रहा होता है और तभी इसके प्रीवियस लाइफ के पेरेंट्स भी यहाँ पर आ गए होते हैं, इसके माता पिता। इनसे इनका कनेक्शन हो रहा होता है, पिछले जन्म का है ना, तो इसमें भी हो ही रहा था। और तभी स्योक आ जाता है। इसकी लवर के पेरेंट्स पहचान गए होते हैं। इस कहते हैं कि हमारी बेटी के बॉयफ्रेंड हो तुम, बिल्कुल उसी की तरह दिखते हो जिसने हमारी बेटी का केस हैंडल किया था। डिटेक्टिव भी तुम ही हो ना। स्योक ने इनको जाने को कहा यहाँ से और डिटेक्टिव को शक होता है। दोनों लड़ने लग जाते हैं। बेक इनको चुप करवाती है पर डिटेक्टिव जिद पर अड़ा हुआ है कि स्योक एलियन है और अगले दिन 7 पापों वाला पर्चा लाया जाता है। लेकिन एक बात है, विटनेस ने किलर की हाइट को छोटी बताई थी, लेकिन किलर जो अरेस्ट हुआ है वो काफी बड़ा दिखता है, टॉल है। रियल किलर आखिरकार है तो है कौन? क्या वो भी बाहर घूम रहा है? यहाँ से डिटेक्टिव खुद का हिप्नोसिस करवाता है और ये अपनी पास्ट लाइफ को देखता है जहाँ ये प्रिंस हुआ करता था। बेक स्योक के ओल्ड हाउस आई होती है जहाँ इसे पेंटिंग मिलती है और ये पेंटिंग स्योक ने 500 साल पहले बनाई थी मेड की, जो कि बेक की थी। इसको याद आ गया होता है और बाहर स्योक ने सब कुछ रेडी कर दिया होता है। समझ क्या होता है कि इसकी लवर इसको फाइनली मिल गई है और ये भी उसको खोएगा नहीं, अपने पास रखेगा। इसलिए इसकी फैमिली के घर लेकर आता है, मतलब इसके प्रीवियस लवर के पेरेंट्स के पास। माता पिता पहचानते तो नहीं है, इसको डॉक्टर की तरह ट्रीट करते हैं जिसने इनके कुत्ते का जस्ट इलाज किया है। डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। रूम में जाती है तो अपनी ओल्ड फोटोज देखती है प्रीवियस लाइफ की और याद आने लग जाता है कि कैसे स्कूल के दिनों में फ्रेंड्स के साथ मस्ती किया करती थी। कुछ सब कुछ याद आ गया होता है पिछली जिंदगी का। फिर डिनर करते हुए बेक इन्हें बोलती है कि मुझे अपनी बेटी की जगह दे दो आप लोग, मैं अनाथ हूँ। सभी काफी इमोशनल हो जाते हैं। तो घर जाते हुए बेक स्योक से कहती है कि अब से हम फैमिली है और अचानक स्योक के हैंड ग्लो होने लग जाता है और बेक ने इसको किस कर लिया। डिटेक्टिव स्योक के ओल्ड हाउस आया होता है जहाँ इसको एंजल्स की फोटो मिलती है जिसे बेक ने बनाया होता है प्रीवियस लाइफ में जब ये मेड हुआ करती थी। स्योक को फोटोज दिखाकर बोलता है कि ये बेक है और स्योक फिर इसको सब कुछ बताता है कि पिछले जन्म में प्रिंस थे और बेक सर्वेंट थी और तुमने उसको मारना चाहा था। डिटेक्टिव हैरान होता है कि आखिरकार मैं क्यों मारूंगा बेक को पिछले जन्म में। दूसरी तरफ एक और बॉडी मिली होती है रेड बुक के साथ और इस पे लिखा होता है सिन ऑफ इलनेस। अथॉरिटी ने नर्स के बॉयफ्रेंड से बात की कि आखिरकार अगर ये जेल में है तो बाहर मार कौन रहा है। और उसी तरह स्योक के घर में रखा गोल्डन एरो पूरा गोल्डन हो गया होता है, मतलब अब चारों फ्रेंड डिसअपेयर हो गए होते हैं, यानी कि वो लोग अपने एंजल वर्ल्ड में चले गए। और एक ने तो बेक की फ्रेंड से दिल लगा लिया होता है पर इनविजिबल हो गया बेचारा, तो उसको आज आके झूला झूला रहा होता है बड़ी प्यार से। वो भी हैरान कि झूला खुद कैसे हिल रहा है। तभी एरो ने फिर से कहर छोड़ दिया और ये वापस से दिखने लग गए होते हैं। फ्रेंड हैरान होती है कि आखिरकार ये आदमी उड़ कैसे रहा है, शायद मैंने ज्यादा सोजू पी लिया, नशे में कुछ भी दिख रहा है मुझे। और गोल्डन एरो का कलर इसलिए गया क्योंकि ये लोग ह्यूमन से प्यार कर बैठते हैं बात बात पर। फाइनली अगले दिन स्योक एंड बेक फर्स्ट टाइम नाइट स्पेंड करते हैं साथ में और अगले दिन पुलिस स्टेशन में नर्स के बॉयफ्रेंड को किसी ने जेल में मार दिया होता है ऐसी खबर आती है विद रेड नोटबुक जिसपे लिखा होता है सीन ऑफ नेबर्स। और अब अगला नंबर बेक का होता है। बेक क्लिनिक में ट्रीटमेंट कर रही होती है, तभी नर्स का हस्बैंड इसके पास आता है। बेक इसको पहचान गई होती है कि ये तो क्रिमिनल जैसा दिखता है। अभी तो कुछ नहीं करता क्योंकि इसके डॉग की सर्जरी हो रही थी और बोलता है कि डॉग मिसिंग था और जब घर आया तो ऐसी हालत में था। इसके जाने के बाद स्योक एंड डिटेक्टिव दोनों आते हैं बेक को देखने के लिए और इसने सब बताया कि नर्स का हस्बैंड ये रियल मर्डरर है और अपने डॉग को मार पीट के घायल करके यहाँ पर लाया था मुझे मारने के लिए। और पहली बार स्योक एंड डिटेक्टिव मिलके काम शुरू करते हैं और अगले दिन बेक फेस से अपना हिप्नोसिस करवाती है और इसको 30 साल पहले का सब याद आ जाता है। ये अपने लवर यानी स्योक से मिलने के लिए बहुत खुशी खुशी पहाड़ी पर जा रही थी, लेकिन नर्स के हस्बैंड यानी उस मर्डरर ने इसको किडनैप किया और उसकी आवाज़ ये पहचान जाती क्योंकि उस टाइम भी उसने किलर की आवाज़ सुनी थी और आज भी इसने सुनी है अपनी क्लिनिक में और 100% का श्योर हो गया होता है कि नर्स का हस्बैंड ही मर्डर है। इधर स्योक के फ्रेंड ने अभी गर्लफ्रेंड बना ली होती है बेक की फ्रेंड को ही और अब स्योक के पास लास्ट मौका होता है बेक के साथ रहने का। ह्यूमन बनना चाहता है। मेंटोर इसको वार्न भी करते हैं कि मत करो ऐसा, अंजाम बहुत बुरा होगा। पुलिस ने इतने मर्डर का बेस भी पता लगा लिया होता है जो कि उसके हस्बैंड के घर के आसपास ही होता है
और बेक को डिटेक्टिव कार में बैठाकर अपने घर छोड़ने जा रहा होता है। तभी कार में बम लगा हुआ देखते हम। सियोक सब जानता है, कॉल करके बेक को बाहर आने को कह रहा होता है, लेकिन इतने में कार ब्लास्ट हो जाती है और फिर से बेक मारी जाती है इस लाइफ में भी। सियोक का डर सच हुआ। लास्ट नाइट हुआ ऐसा था कि सियोक ने बेक को रिंग पहनाया था और कह रहा था कि तुम मुझसे शादी करोगी, और ये मान गई थी। लेकिन आज ऐसा हो गया। पर नहीं, यहाँ आता है मजा, क्योंकि सब शॉक हो गए होते हैं। ब्लैक विंग के साथ ये उड़ता हुआ बेक को लेकर उसमें से निकलता है। डिटेक्टिव के होश उड़ गए होते हैं कि आखिरकार ये क्या देख लिया मैंने, और मर्डर तो इतने डर में भगता है यहाँ से, मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन कहा था सियोक नहीं छोड़ेगा उसको। लेकिन इसके विंग्स वाइट की जगह ब्लैक क्यों है? कुछ तो गलत होने वाला है। मर्डर के तो पसीने छूट गए होते कि आखिर ये आदमी के ये पंख क्यों निकले हुए। सियोक ने इसको पकड़कर बहुत पीटा और मर्डरर ने इसको चाकू मार दिया। फिर सियोक ने इसे फेंक दिया ऊपर से, और मरने से पहले मर्डरर को उन सभी की स्पिरिट नजर आती है जिसको इसने बेवजह मारा है। बेक एंड डिटेक्टिव आगे होते हैं। सियोक काफी घायल होता है और धीरे धीरे वैनिश हो जाता है, यानी वो गायब होकर चला गया कहीं, क्योंकि ये सभी फ्रेंड्स चारों वापस से लव एंजल बन गए होते हैं। दिन ऐसे ही बीतने लग जाते हैं। बेक अभी भी सियोक के घर आया जाया करती है उसकी याद में, और अब क्लिनिक भी नहीं जाते। डिटेक्टिव रोज इसके घर पर आता है इसको मिलने के लिए, लेकिन बेक इसको मना करती है कि मत आना, और लास्ट टाइम हक करके डिटेक्टिव यहाँ से चला जाता है। बेक अभी भी माउंटेन्स पर जाया करती है प्रे करने के लिए, और ऐसे ही देखते देखते 1 साल बीत जाता है। पर एक रोज माउंटेन पर इसको सियोक दिखाई देता है और बताता है कि मैं अब लव एंजल नहीं हूँ, मैं नॉर्मल ह्यूमन बन चुका। मेंटर दूर खड़े ये सब देख रहे होते हैं, और सियोक ने अपना फाइनली फेट बदल दिया है, वो भी लव की पावर से। कुछ साल बाद दोनों की एक बेटी होती है, जिसको ये स्टोरी सुनाते हैं कि लव एंजल जिसने अपनी पार्टनर के लिए अपने विंग्स त्याग दिए थे, और उसी रेस्टोरेंट में खाना खाने भी आया करते, वही अमीरों वाला। और इसी तरह से ये ड्रामा खत्म हो जाता है, और इनको मिलने में पूरे 500 साल लग गए। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर समझ नहीं आई तो कमेंट करना, मैं समझा दूंगा। और वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भी ऐसी कमाल की वीडियोस को देखने के लिए। मिलता हो, तब तक के लिए बाय।